नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हादसे के तीसरे दिन मोरम्बी में प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल में घायलों का हाल जाना, टूटे ब्रिज का मुआयना भी किया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में ब्रिज हादसे के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरम्बी पहुंचे। वे यहां के सिविल अस्पताल में घायलों से मिले। इससे पहले वे घटना वाली जगह पर पहुंचे और मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का मुआयना किया। पीएम हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से भी मिले। मोरम्बी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक 135 शव बरामद हुए हैं। दोस्तों, अस्पताल परिसर में उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को नेवी और एनडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर मच्छू नदी में शवों की तलाश शुरू कर दी। वहीं दोस्तों, गुजरात में बुधवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वामपंथी लुला डा सिल्वा बने ब्राजील के नए राष्ट्रपति। पिछले कामों के दम पर बोल्सोनारो को हराया। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस नासियो लुला डा सिल्वा ने निर्वाचित राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया। निर्वाचन प्राधिकरण ने रविवार को यह जानकारी दी। प्राधिकरण के मुताबिक आम चुनावों में पड़े कुल मतों में से 98.8% मतों की गिनती के अनुसार लुला डा सिल्वा को 50.8% और बोल्सोनारो को 49.2% मत मिले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लुला डा सिल्वा 2003 से 2010 के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लुला डा सिल्वा 77 वर्ष को 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस वजह से उन्हें उस साल चुनाव में दरकिनार कर दिया गया था। इस कारण तत्कालीन उम्मीदवार बोल्सोनारो को जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हुआ। गहलोत बोले, गांधी के कारण आपको दुनिया में सम्मान। मोदी बोले, आप सबसे सीनियर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे। मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आज़ादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। हालांकि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दोस्तों, मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करें और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। 4 राज्य और भारत सरकार मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। नाम भले ही राष्ट्रीय स्मारक दे देंगे या कोई और नाम दे देंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अभी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर। बीजेपी का दावा, संपर्क में है जेडीयू के कई नेता और विधायक। जी हां दोस्तों, गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। महागठबंधन और एनडीए के कई बड़े नेताओं ने मंगलवार को रैली कर वोट की अपील की। गोपालगंज से बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी के चुनाव प्रचार में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को डर है कि अगर वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी के साथ नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। सीएम नीतीश कुमार का आज यही इतिहास रहा है कि विलय करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। इससे पहले आनंद मोहित की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, कभी शरद पवार की पार्टी का विलय हुआ। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तय करना है कि उनका भविष्य क्या रहेगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में भगदड़ होगी, इसलिए आरजेडी और जेडीयू का विकल्प संभव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी बड़ी टेक कंपनियों में भर्तियों पर ब्रेक। भारत में दिखने लगा है असर। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत में FAA, MNG कंपनियों की 4000 से कम जॉब ओपनिंग में है। फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल कंपनियों के समूह को FAA, MNG कहा जाता है। फेनो के डेटा से पता चलता है कि जुलाई के बाद से यह 55% की कमी है। तब इन कंपनियों ने 9000 नौकरियों के लिए ओपनिंग की हुई थी। दोस्तों, फेनो के अनुसार जुलाई तिमाही से
पहले इन कंपनियों के पास आमतौर पर भारत में लगभग 40,000 जॉब ओपनिंग्स हुआ करती थी। पिछले हफ्ते बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि कंपनियां भविष्य की राह को लेकर सावधानी बरत रही है। अब कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और छटनी की चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ग्राहक खर्च में कटौती कर रहा है। कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही और हायरिंग में मन दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठग सुकेश का दावा, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ दिए, मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूली 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी। जी हां दोस्तों, जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना को चिट्ठी लिख आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा दावा किया है। सुकेश ने कहा है कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। यह रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। सुकेश ने दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए थे और बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। सुकेश चंद्रशेखर 2017 मांडोली जेल में बंद है। उसे बीच में तिहाड़ भी शिफ्ट किया गया था। सुकेश ने हाई कोर्ट में भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत की है। इस पर अगले महीने सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के सीएम तुरंत दें इस्तीफा, राज्य में हो चुनाव, मोरंबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल का बयान। जी हां दोस्तों, मोरंबी पुल हादसे में 134 लोगों की मौत को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? दूसरा सवाल, पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से रिश्ते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि एफआईआर में ना कंपनी और उसके मालिक का नाम, दोनों का ही नाम नहीं है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि इनकी पार्टी को भारी चंदा दिया गया है। इसका पता लगाना पड़ेगा। सीएम को सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर से धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा, सुपरस्टार को मिली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी मुंबई पुलिस ने पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान को सिक्योरिटी दी थी, लेकिन अब सलमान जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी इससे भी ज्यादा टाइट कर दी है, क्योंकि वह सलमान के प्रति कोई लापरवाही नहीं करना चाहते। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान को जान से मारने की धमकियां पिछले महीनों से ही मिलते आ रही है। इसके बाद ही अभिनेता को X कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला लिया था, लेकिन न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन ब्रांच ने सलमान की सेफ्टी को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा बढ़ाकर Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी कर दी है, क्योंकि वो सलमान को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। बॉलीवुड के इस सुपरस्टार को अब से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात सामने आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 374 अंक बढ़कर 61,121 पर बंद, निफ्टी 133 अंक चढ़ा, अडानी एंटरप्राइजेज टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 374 अंकों की तेजी के साथ 61,121 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 133 अंक बढ़कर 18,145 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में गिरावट रही। अडानी एंटरप्राइजेज, डेविस लैब, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट समेत 38 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं एक्सिस बैंक, यूपीएल, आइसर मोटर्स, मारुति, रिलायंस, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प समेत 12 शेयर्स निफ्टी के लूजर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश मैच पर संकट के बादल, बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में बुधवार को एडिलेड के मैदान पर भारत की बांग्लादेश से भिड़ंत होनी है। भारत का ग्रुप 2 का यह चौथा मैच है, लेकिन मैच को लेकर एडिलेड से बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एडिलेड में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भी सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से ही बारिश और ठंड ने बेहाल कर रखा है। बारिश से बुधवार को भी जारी रहने की
संभावना है। अब संकट इस बात का है कि कहीं बुधवार को भी बारिश जारी रही तो भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण बिगड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सुबह से ही एडिलेड में बारिश होगी। इस दौरान एडिलेड का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि जिस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का मैच खेला जाना है उस वक्त बारिश थोड़ी कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर ब्लू टिक के लिए देना होगा चार्ज। मस्क ने कहा एडवर्टाइजर्स पर निर्भर नहीं रह सकते, 650 रुपए का चार्ज कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए एलन मस्क कितना चार्ज वसूलने की सोच रहे हैं इसका उन्होंने अंदाजा दिया है। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मस्क $20 यानी करीब 1600 रुपए वसूल सकते हैं। हालांकि जब एक यूजर ने मस्क से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमें कई तरह के बिलों का पेमेंट भी करना होगा, पूरी तरह से हम एडवर्टाइजर्स पर निर्भर नहीं रह सकते। $8 करीब 650 रुपए का चार्ज कैसा रहेगा। मस्क ने यह भी कहा कि मैं इसे लागू करने से पहले तर्क को लंबे रूप में समझाऊंगा। यह बॉट्स और ट्रोल्स को हराने का एकमात्र तरीका है। इससे पहले कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि जिन वेरीफाइड यूजर्स को अपने अकाउंट्स का ब्लू टिक बरकरार रखना है उन्हें ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए उन्हें 90 दिन का समय दिया जाएगा। अभी ट्विटर ब्लू का मंथली चार्ज $4.99 यानी करीब 410 रुपए है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिलीपींस तूफान नलगे के बाद भीषण बारिश और लैंडस्लाइड, 80 की मौत, 31 हुए लापता। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस में ट्रॉपिकल तूफान नलगे के बाद बाढ़ और बारिश से प्रेरित भूस्खलन से मौत का आंकड़ा 47 से बढ़कर 80 हो गया है। देश की आपदा एजेंसी के अनुसार 31 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी कोई सूचना नहीं है। करीब 48 लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने आपदा पर दुख व्यक्त किया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज्यादा मौतें दक्षिण स्वायत्त क्षेत्र बंगसामोरो में दर्ज की गई है, जहां 10 लोगों के लापता होने की सूचना है और करीब 48 लोग घायल हुए हैं। ट्रॉपिकल तूफान नलगे 30 अक्टूबर 2022 को आया था, जिसे फिलीपींस के कुशियोग गांव के निवासी सुनामी समझ बैठे, जिसके चलते हुए पहाड़ की तरफ ऊंचे स्थान की ओर दौड़ पड़े और फिर वहीं लैंडस्लाइड की वजह से जिंदा दफन हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टाटा कंपनी फैक्ट्री में 45,000 महिलाओं की भर्ती करेगा। आईफोन पार्ट बनाने वाले प्लांट में हायरिंग का प्लान, अभी यहां केवल 10,000 कर्मचारी हैं। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में अपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाने का प्लान बना रहा है। यहां आईफोन केस बनते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा नई प्रोडक्शन लाइन की स्थापना के साथ 18 से 24 महीनों के भीतर 45,000 महिलाओं को काम पर रखेगा। इस फैक्ट्री में पहले से ही 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। सितंबर में कंपनी ने लगभग 5,000 महिलाओं को काम पर रखा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि होसूर प्लांट में महिला श्रमिकों को 16,000 रुपए से ज्यादा की ग्रोस सैलरी मिलती है, जो इंडस्ट्री एवरेज से करीब 40% ज्यादा है। श्रमिकों को परिसर के भीतर भोजन और आवास भी मिलता है। इसके अलावा टाटा की योजना श्रमिकों को भी ट्रेनिंग और एजुकेशन देने की भी है। यह प्लांट 500 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। भारतीय कंपनियां वर्क फोर्स में इम्बैलेंस सुधारने पर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने पायलट डिजिटल करेंसी लॉन्च की, कैश रखने की जरूरत नहीं, 9 बैंकों के साथ सीबीडीसी होलसेल की शुरुआत। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने आज यानी कि 1 नवंबर से देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जारी की गई है। इसके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया था। डिजिटल करेंसी 2 तरह की है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। 1 नवंबर से शुरू हो रही डिजिटल करेंसी सीबीडीसी होलसेल है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान, जिनमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने चार मीनार के सामने फहराया तिरंगा, जुड़ी है राजीव गांधी की 32 साल पुरानी याद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद की पहचान चार मीनार के सामने मंगलवार को तिरंगा फहराया।
करीब 32 साल पहले उनके पिता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने भी उसी स्थान से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, वरिष्ठ पार्टी नेता दिग्विजय सिंह, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो के नारे और सड़क किनारे खड़ी भीड़ के बीच चार मीनार पहुंचे। इस दौरान चार मीनार जाने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में पार्टी के झंडे के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने मंच पर पिता राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमृतसर का धुआं नहीं पहुंच सकता दिल्ली, जहरीली हवा के लिए हरियाणा जिम्मेदार, पंजाब के मंत्री ने कहा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की एयर क्वालिटी मंगलवार की सुबह बहुत खराब हो गई। प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स में राजधानी की वायु गुणवत्ता 551 पीएम तक दर्ज की गई। इसे लेकर बीजेपी जहां दिल्ली और पंजाब की सत्ताधार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं पंजाब के मंत्री कृषि मंत्री कुलदीप धारीवाल ने इसे लेकर हरियाणा पर दोष मढ़ा है। धारीवाल ने CNN न्यूज 18 से के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि पंजाब को दिल्ली के प्रदूषण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण का कारण पंजाब में जल रही पराली नहीं हो सकती। हरियाणा के रोहतक, पानीपत और सोनीपत दिल्ली के प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। कृषि मंत्री धारीवाल ने सवाल करते हुए कहा कि पंजाब का प्रदूषण दिल्ली तक कैसे पहुंच सकता है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि पराली जलाने का समाधान क्या हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जहां तक धान का सवाल है तो हम शायद ही इसका इस्तेमाल करते हैं। हम शादियों या कार्यक्रमों के दौरान इसका सेवन करते हैं। हम इसे देश के बाकी हिस्सों में उगाते हैं। धान की वजह से हमारा जल स्तर कम हो गया है। सबसे अच्छा उपाय धान की खेती को कम करना और किसानों को अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पर आयन मुखर्जी का रिएक्शन, सुपरस्टार यश को देव के रोल में देखना चाहेंगे डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की सक्सेस के बाद आयन मुखर्जी फिल्म के अगले पार्ट को लेकर काफी सुर्खियों में है। हाल ही में खबर आ रही है कि ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने फिल्म में देव के रोल के लिए साउथ सुपरस्टार यश को अप्रोच किया है। इतना ही नहीं, पहले अफवाह थी कि रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन पार्ट में देव की भूमिका निभा सकते हैं। इसी बीच हाल ही में इन अफवाहों पर फिल्म के डायरेक्टर आयन मुखर्जी का रिएक्शन सामने आया है। आयन ने बताया कि वो चाहते हैं कि फिल्म के सीक्वल में वो सुपरस्टार यश को कास्ट करना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को मजाक में ही टाल दिया। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान आयन ने बताया कि वो बेहद खुश होंगे अगर यश ब्रह्मास्त्र 2 में देव का रोल निभाते हैं। हालांकि उन्होंने यश को कास्ट करने से जुड़ा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले करण जौहर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यश को अभी तक ब्रह्मास्त्र 2 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाइड्रोजन कार को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 1 kg में 400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारत में जल्द ही आपको हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आने वाली है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों पर जोर दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में आम लोगों को कब से हाइड्रोजन कार मिलने लगेगी। वह मंगलवार को हुए जी ऑटो अवार्ड 2022 में बोल रहे थे। इसके दौरान उन्होंने प्रदूषण का 2 तरफा इलाज भी बताया। नितिन गडकरी ने कहा कि पराली से ईंधन बनाया जा रहा है जो हाइड्रोजन कार में इस्तेमाल हो सकेगा। नितिन गडकरी भारत की पहली हाइड्रोजन कार में सफर करके अवार्ड्स में शामिल होने पहुंचे। दरअसल हाइड्रोजन कार की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी हाइड्रोजन 3 तरीके से बन रहा है। ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से बनता है, इसका तीसरा प्रकार है ग्रीन हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन म्युनिसिपल वेस्ट, सीवरेज वाटर या पानी से बनाया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि हम नगर पालिका के कचरे से ग्रीन फ्यूल बनाना चाहते हैं। हम अब ईंधन आयात नहीं बल्कि निर्यात करना चाहते हैं। हम खेती के वेस्ट से भी एनर्जी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि, सरकार ने बनाई योजना। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से यह प्रस्ताव जारी किया गया है। इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश भी की है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आधार कार्ड कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि किस सन में भारत में आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस ईयर को लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।